तो फिल्म की शुरुआत होती है वैलेरी से, जो कि एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है और पूरी ही दुनिया में मशहूर भी है। सबको उसकी बातों से उम्मीद मिलती है, लेकिन वो किस तकलीफ से गुजर रही है ये कोई नहीं जानता। उसको बहुत ज्यादा डरावने ख्वाब आते हैं, जैसे कि उसे कोई पानी में खींच रहा हो, लेकिन उसे आज तक इस बात की समझ नहीं आई ये क्यों हो रहा है। खैर, इसके बाद वैलेरी की फैमिली के बारे में हमें बताया जाता है। वैली की मॉम तो काफी सालों पहले ही मर चुकी थी, उसके डैड का कुछ पता नहीं है और रूबी उसका हस्बैंड है जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। आज उसके लिए गांव से एक लेटर आया था, जिसे देखते ही उसकी उदासी बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसका मूड खराब हो गया। उसने अपनी दोस्त से मिलने का फैसला किया, पर इससे भी काफी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो काफी दिनों से अपने आप में काफी अजीब तब्दीलियां महसूस कर रही थी, जैसे कि उस सर में काफी ज्यादा खारिश होने लगी थी। अब इस टाइम वो अपनी खारिश को कम करने की मेडिसिन लेते के साथ साथ वो कंट्रोल की मेडिसिन भी लेते दिखाई देती है। आज जब उसने मेडिसिन खाई तो उस मेडिसिन से भी उसे खारिश में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने इंटरनेट पे सर्च किया तो उसे कोई खास टेक्निक नजर नहीं आया। इसने ये देखकर लैपटॉप बंद कर दिया। काफी ज्यादा उसके घर में चोंटियां आ गई थी। अब वो उसे नहीं पता था कि ये चोंटियां कहाँ से आई हैं और कहाँ जा रही हैं। उन चोटियों का पीछा करते करते वैली को चोंटियों को एक पूरा घर अपने घर के अंदर दिखाई देता है, जिसका पीछा करते करते वो डर जाती है। खैर, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वैली को अब इंटरनेशनल टूर के लिए अपने सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, यानी कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट की। उसके बाद वो देखती है कि बर्थ सर्टिफिकेट तो है ही नहीं, शायद उसकी मॉम के पास होगा, लेकिन उसकी मॉम तो है ही नहीं। फिर वो अपनी आंटी के पास जाती है। वो अपनी आंटी के पास आती है तो उससे काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगती है। वो उससे पूछती है कि उसकी मॉम ने जो उसके लिए बॉक्स छोड़ा था उसके बारे में पूछने लगती है। उसकी आंट काफ़ी ज़्यादा उसके साथ बातें करने, असल में वो अपनी मॉम को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, तो वो अपनी मॉम की काफ़ी ज़्यादा बातें करती है। फिर इसकी आंटी वो उसको उस बॉक्स के बारे में बता देती है। उसकी आंटी ने उसे बताया है कि वो एक लॉकर में पड़ा हुआ है। जब वो उस लॉकर में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे तो वो बॉक्स था ही नहीं। वैलेरी और उसकी आंटी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उसकी आंटी उसे कहती है कि क्या पता तुम्हारे फादर यहाँ से वो उस बॉक्स को ले गए हों। खैर, अब वो घर आ जाती है और घर आकर उसके सर में अब काफ़ी ज़्यादा खारिश हो रही थी और ये पागलों की तरह अपने सर को खुजा रही थी। उसके हस्बैंड को भी ये काफ़ी ज़्यादा अजीब उसकी हरकत लगती है। अब उसे काफ़ी ज़्यादा खारिश हो रही थी तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या बीमारी है। उसे डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो सोचती है कि शायद ये उसकी जेनेटिक बीमारी होगी, यानी कि उसकी मॉम को भी शायद यही बीमारी हो। खैर, वैली उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उसने तो इंटरनेशनल टूर पे जाना था तो वो उसकी तैयारी में लग जाती है और वो अपने डैड से मिलने का फैसला करती है। खैर, अब वो अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है और उसमें सब पे कैप पहन लेती है ताकि वो लोगों के सामने खारिश ना करे और लोगों को उसकी बीमारी के बारे में पता ना चले। वो अपने फादर के पास जाती है, जो कि पहले एक सोल्जर थे और अब एक मॉन्क बन चुके थे। अब वो अपनी डैड के पास आती है तो वो उसे पूछती है कि क्या आपको उस बॉक्स के बारे में पता है जो कि मॉम मेरे लिए छोड़ के गई हैं। लेकिन उसके डैड उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता उस बॉक्स के बारे में। तो वो नोटिस करती है कि उसके डैड रूम में एक बहुत ही क्रीपी एक अजीब सी पेंटिंग लगी हुई है। वो उस पेंटिंग के बारे में पूछती है। उसके डैड उसे बताते हैं कि सांची एक एंटिटी थी, यानी कि वो एक इंसान था। दरअसल सांची एक पैरासाइट था जो कि इंसानों के साथ रहता था और उनके स्पिरिचुअल पावर से फीड करता था। जिस इंसान पे भी कब्जा कर लेता है और तब तक वो उसकी जान नहीं छोड़ता जब तक कि उस इंसान की जान ना चली जाए। खैर, सांची इन सब बातों के बारे में पूछने नहीं आई थी, तो वो वहाँ से चली जाती है और जाते ही अपने डैड की एक केस भी चुरा लेती है। अब वैली उस बिना बताए ही अपने डैड को उस लॉकर में चली जाती है उसकी कीज चुरा कर। वो देखती है वहाँ पे कि वो बॉक्स तो नहीं है, लेकिन उसको अपना बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर वहां से जाने लगती है। उसे गोदाम से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कि कोई बच्चा रो रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चा पानी में डूब रहा हो। वो रोने लगता है और वो उसकी तरफ जाने लगती है। अब चलते चलते वो एक स्टोर रूम तक पहुंचती है जहाँ पे बहुत सारी कीड़ियां भी जा रही थी। उसने जब बैठ कर देखना चाहा तो उसे ऐसा लगा जैसे कि पीछे से उसे बहुत सारी बुरी जो स्पिरिट है उस पे कब्जा करने वाली है। उसने अपने कंधे पे बहुत सारे हाथ भी फील किए। इससे पहले कि वो चिल्ला देती तो उसने पीछे मुड़ के देखा, वो वहाँ का गार्ड था। यानी इस टाइम जो भी उसके साथ हुआ वो उसकी इमेजिनेशन थी। आज जो उसके साथ हुआ वो कभी भी उसके साथ कहीं भी नहीं हुआ था। खैर, अब वो सामान को देखने लगती है जो कि वो अपने डैड के लॉकर से लेके आई थी। तथा पिक्चर भी थी जो कि उसकी डैड और मॉम की भी थी। वही उस टाइम की पिक्चर थी जब उसके डैड एक सोल्जर हुआ करते थे और उसकी मॉम एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। ये सब देखते हुए वैली को एहसास हुआ कि उसे तो पता ही नहीं है कि उसकी मॉम की मौत आज तक हुई कैसे थी। वो देखती है कि उसके मॉम के भी हाथ पे वैसा ही निशान है जैसा कि उसने इंटरनेट पे अपनी एलर्जी को सर्च करते हुए देखा था।
फिर वो समझ जाती ये बीमारी सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी मॉम को भी थी। पहले की इस बीमारी ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था, यहाँ तक कि वो अपने हस्बैंड रूबी से भी अच्छी तरीके से बात नहीं करती थी और वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। आज तो उसने फैसला कर लिया था कि आज वो अपने सर को नहीं खुजाएगी। इसलिए रात को जब वो सोने लगती है तो अपने हाथों पे ग्लव्स पहनकर सो जाती है और सुबह उसकी आंखें एक झटके से खुलती है। उसने देखा कि उसके हाथों पर ग्लव्स नहीं है और उसने अपने सर को खुजा कर अपने स्कल को इतना जख्मी कर लिया था कि उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब उसकी मॉम तो नहीं थी तो वो उस तस्वीर को लेकर अपनी आंटी के पास जाती है और उसकी वही तस्वीर अपनी मॉम की उस आंटी को दिखाती है। वो कहती है कि तुम्हारी मॉम पर एक कर्ज था, एक शराब था जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम की मौत हुई। उसकी आंटी उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम को बचाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन मैं उसको नहीं बचा सकी। फिर वैली उसे पूछती है कि डैड ने क्या किया, तो वो उसके डैड के बारे में कुछ भी नहीं बताती और वो ये कहती है कि अपने डैड से दूर रहना। अब वैली वहां से जाने लगती है जहाँ पे उसे फोटोशूट के लिए जाना था। वो फोटोशूट के लिए जाती है तो वहाँ पे हैवी लाइट में वो देखती है कि उसके साए के साथ एक और साया भी खड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। लेकिन उसने किसी पे भी एक्सप्रेस नहीं होने दिया, यानी कि उसने किसी को भी शो नहीं करवाया कि उसे क्या फील हो रहा है। अब वो घर आ जाती है और घर आकर उसने अपने सर को इतना ज्यादा खुजाया कि उसके सर से खून निकलने लग गया। अब रोबी ने भी उसको नोटिस कर लिया था। वो ब्लीडिंग को लेकर तो कोई बहाना बना देती है, लेकिन जैसे ही दराज खोलती है तो उसके हस्बैंड को उसकी बर्थ कंट्रोल वाली पिल्स मिल जाती हैं। वो उससे ये बात पूछता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, तुम मुझसे दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। अब इन दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ रही थी। अब वेली अकेले एक रूम में सोती है और वो सोचती है कि आज वो अपने सर को नहीं खुजाएगी। उसने अपने हाथों को बांध लिया और सो गई। सुबह जब उठती है तो वो पर हैरान हो जाती है क्योंकि उसके हाथ खुल चुके थे और उसने अपने सर से खून निकाल लिया था खारिश कर करके। अब ये देखते ही उसे पता चल गया था कि ज़रूर उसके साथ कोई और एंटिटी भी है, क्योंकि वेली अपने हाथ खोल नहीं सकती थी खुद से। अब वो उठती है, वो देखती है कि उसके घर पे बहुत सारी चूंटियां आ गई हैं। अब वेली उन चूंटियों के बारे में पता चलाना चाहती थी, इसलिए वो उनका पीछा करते करते उनके घर तक पहुंच जाती है। वो दीवार तोड़ने लगती है। इसी टाइम डोरबेल बजती है और उसके फादर आ जाते हैं। उसके फादर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वो वेली को कहते हैं कि तुम कॉल नहीं उठा रही थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और मैं तुम्हारा पता करने के लिए यहाँ पे आ गया। वो उसको कुछ बताना चाहते थे तो वो वैली को बताते हैं कि काफ़ी सालों बाद जब मैं एक सोल्जर हुआ करता था, उसने बताया कि मैंने एक अपनी दुश्मन सोल्जर को मार दिया था और उस लड़की वो एक लड़की थी और उस लड़की में कोई स्पिरिट पावर थी। वो जब मरी तो उसकी स्पिरिट पावर मेरे अंदर आ गई और मुझसे वो तुम्हारी मदर की तरफ चली गई। तुम्हारी मदर एक अच्छी इंसान थी, मैंने उसे बचाने की काफ़ी कोशिश की। वो कहता है कि फिर तुम पैदा हुई और वो पैरासाइट तुम्हारे अंदर आ गया और वो सन की पैरासाइट अब तुम्हारे अंदर बहुत ही अजीबोगरीब चेंजेस ला रहा है। मैं जानता हूँ कि आजकल तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो। वैली के डैड जानते थे कि वैली इन सारी बातों जानने के बाद जरूर गुस्से में आ जाएगी, इसलिए वो उसकी चाय में नींद की गोलियां मिला देते हैं। जब वो नींद की गोलियां मिलाते हैं तो वैली वो चाय पीने से सो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देख उसे सारी बातें याद आती हैं और वो अपनी मॉम के बारे में सर्च करने लगती है। उसे काफ़ी सर्च करने के बाद ये पता चलता है कि उसके डैड ने ही असल में उसकी मॉम को मारा था। वैली ये देखकर बहुत ज़्यादा टूट गई, वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी बारिश होने लगती है। अब वैली ऊपर से जाकर खिड़की बंद करने लगती है। वो देखती है कि उसकी मॉम की वहाँ पे परछाई खड़ी हुई है। उसे वो सब कुछ नजर आने लग जाता है जिस दिन उसकी मॉम की डेथ हुई थी। उसे अब सब कुछ नजर आने लगा था। उसने देखा कि उसके डैड किस तरह उसकी मॉम को पानी में डिबो रहे थे। वैली को अब उसके डैड का घिनौना चेहरा नजर आ गया था। वैली को अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने डैड के पास पहुंचती है, उसके घर जाके वो अपने डैड की सारी चीजें बिखेर देती है और वो पूछती है कि आखिर क्यों तो मारा आपने मेरी मॉम को। उसके डैड उसे कहता है कि मैंने नहीं मारा बल्कि उस सेंचुरी ने मारा तुम्हारी मॉम को मैंने, लेकिन मेरी ताकत उससे ज्यादा नहीं थी इसलिए उसने तुम्हारी मॉम को मार दिया। लेकिन वैली को उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं आता। वो वैली से कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें उस सेंचुरी से बचाना चाहती थी, मरने के बाद भी वो तुम्हें नहीं बचा पाई क्योंकि अब वो सेंचुरी तुम्हारे अंदर है। फिर डैड उसे कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए उस सेंचुरी का मरना बहुत जरूरी है वरना वो तुम्हें भी मार देगा। अब ये बातें वैली को बहुत ज्यादा सताने लगी थी। वो अपने डैड को छोड़कर अपने घर आ जाती है। अगले दिन उसका एक सेमिनार भी था, उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सेमिनार।
अब वैली को सबके सामने परफेक्ट नजर आना था और वो अपने सर पे कैप डाल लेती है ताकि वो अपने सर को खुजा ना सके। अब उसे देखने के लिए काफी ज्यादा लोग आए हुए थे, रेटिंग भी बहुत ज्यादा थी। अब वो एक लड़की को स्टेज पे बुलाती है और उसे शीशे के सामने खड़ा कर लेती है। अब वो कहती है कि अगर तुम लोग अपने अंदर को पहचान नहीं सकते तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इस टाइम वो अपने अपने सर को भी खुजा रही होती है बहुत ज्यादा, ना चाहते हुए भी। इस टाइम वो शीशे में देखती है कि वो अपनी साय के साथ, अपनी ही परछाई के साथ-साथ एक और भी स्पिरिट को देख रही होती है। वो जान जाती है कि ये सेंचुरी थी। अब वो बहुत ज़्यादा तड़पने लगती है और स्टेज पर ही लेटकर अपने आप को खुजाने लगती है। सारे लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। वैली बहुत ज़्यादा अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए वो स्टेज को छोड़ के जाने लगती है। अब वैली अपने घर पे आ गई है, उसको इतना ज़्यादा खुजाने की वजह से उसको फ़ील होता है कि उसने अपने ख़ारिश कर के अपने सर में एक सुराख कर लिया। उसने अपने सुराख से अपने फिंगर को उसके अंदर घुसा दिया। वो उसके टच होने की वजह से उसका ब्रेन ही डैमेज हो गया, जिसकी वजह से उसको कुछ भी महसूस होना बंद हो गया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। घर पे रोबी था जिसने उसकी हालत देखकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचा दिया। अब वैली की जान तो बच गई, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। वो सेंची अभी भी उस वैली के साथ ही था, जिसे हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में पहली मर्तबा साफ दिखाया जाता है। लेकिन वैली उसे देखकर डरती नहीं है। अब वैली उसकी सारी हकीकत जान गई थी। वो वैली के सर पे हाथ मार रहा था और वैली के सर पे खारिश कर रहा था, लेकिन वैली खारिश नहीं करती है क्योंकि वो डर कर नहीं कर रहना चाहती थी उससे, बल्कि इसका डट के मुकाबला करना चाहती थी। जैसे ही उसने अपने आप में बहादुरी का मुजाहरा किया और अपने आप पे कंट्रोल करना शुरू किया, वैसे वैसे उसकी हालत थोड़ी बेहतर होती गई। इसकी इस हालत का उसके हस्बैंड को भी क्रेडिट जाता है कि उसने, क्योंकि उसने भी उसका काफ़ी साथ दिया। वो वैली को उसके सर पे हाथ लगाने से मना करता था क्योंकि उसके सर पे हाथ लगाने से बॉडी के काफ़ी हिस्से पैरालाइज हो चुके थे। अब वो चलना भी भूल गई थी, इसलिए वो नए तरीके से चलना स्टार्ट करती है। अब सोते हुए वो वैली अपने सर पे खारिश ना करे, इसीलिए रोबी ने उसके हाथ बांध दिए। सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि वैली ने अपने हाथ छुड़ा लिए हैं। रोबी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके पास एक सीजर भी पड़ी हुई थी। वो सोचता है कि वैली शायद खुद ही ठीक होना नहीं चाहती, उसने अपने हाथ खुद ही खोले हैं। वो उसे समझाती है कि उसने ये सारा कुछ खुद ही नहीं किया। वो उसे बताती है कि ये सारा कुछ सेंची ने किया है, लेकिन रोबी उसकी बात पे यकीन नहीं करता और वो छोड़कर उसे चला जाता है। वैली अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, वो अकेली पड़ गई थी और वो हिम्मत भी हार रही थी। इसीलिए वो अपनी ही मोटिवेशनल स्पीच को सुनना शुरू कर देती है, जिसके साथ उसे काफ़ी सहारा मिलता है और वो अब सोचती है कि वो उस स्पिरिट से खुद ही निपटेगी। अब रात को उसने रोबी को बेहोशी की दवाई देकर उसे सुला दिया। फिर वो एक रूम में आ गई जहाँ पे बहुत ज़्यादा सारे मिरर थे। अब वो कहने लगी, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी, बताओ तुम कौन हो? वो कहती है कि बताओ मुझसे क्या चाहते हो? काफ़ी देर तक तो कोई भी वहाँ पे नहीं आया, लेकिन काफ़ी देर के बाद वहाँ पे वो एंटिटी आ जाती है। अब फाइनली उसने काफ़ी उसे देख लिया था, वो बहुत ज़्यादा भयानक और बहुत बड़ा था। पहली मर्तबा उसने पूरी तरह उसे देखा था। अब वो एंटिटी ने उसको पकड़ लिया था वैली को और वो उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूँगा। अब उसने उसकी गर्दन पे चाकू रख लिया, जिससे वैली बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीखती और वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसे ज़ोर से चीखा जिसकी वज़ह से उसका हस्बैंड भी जाग जाता है। वो देखता है कि उसे किसी ने बाँधा हुआ है। फिर वो वैली को आवाज़ लगाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैली ने अब अपने हाथ को काटने की कोशिश की है। उसने अपने हाथ पे एक मार्क बनाया और उसे कटर के नीचे रख दिया। वो कई मर्तबा ऐसा करती है, लेकिन वो कोई इंसान अपने हाथ को कैसे काट सकता था? कोई इंसान अपने आप को कैसे तकलीफ दे सकता था इतनी? अब काफ़ी देर कोशिश करने के बाद वो फाइनली अपना हाथ काट देती है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खून निकलता है। उन्हें खून को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तरह-तरह की पट्टियाँ लगाकर। अब वो बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। अब उसने अपने दूसरे हाथ से अपना खून साफ किया और फैसला किया कि अब अपने दूसरे हाथ को भी काट देगी। अभी वो अपने हाथ को काटने ही वाली होती थी कि तभी संची पीछे से आ जाता है, उसे पकड़ लेता है। अब उसे उसके पकड़ने से भी वो बहुत ज़्यादा डर नहीं रही थी क्योंकि उसे उसकी हकीकत का पता चल गया था। अब उसे कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा। अब वैली ने उसे अपनी बातों में लगाए रखा और जल्दी से उसका हाथ उसी कटर के नीचे रख देती है, जिस कटर से उसको वो अपना दूसरा हाथ काटने वाली थी। यहाँ से आने वाली आवाज़ें देखकर रोबी पूरी तरह डर रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, लेकिन वैली पूरी तरह से संजी से लड़ने का फैसला कर चुकी थी।
अब वो उसका हाथ काट देती है, उसके बाद वही मशीन उठाकर उसके ऊपर फेरने लगती है, जिससे पीसों में कटिंग हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि सेंची मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो उसने चीजें काटी थी उसकी, वो दोबारा से रिकवर होने लगती हैं। अब वैली को उसके ये हालत देखकर अब वैली को ये देखकर बहुत ज्यादा डर लगने लग गया था। वो उनसे भागने की कोशिश करती है, लेकिन सेंची उसके ऊपर आ जाता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वैली क्या डरती नहीं है और कहती है कि अब कोई भी नहीं बचेगा। तभी वो पानी में छलांग लगा देती है और संची भी उसके पीछे छलांग लगा देता है। अब वो संची पानी में चला जाता है तो वो पानी में दिल मिलाने लगता है। तभी वैली उसे पानी में रखने का कोशिश करती है। तभी वो समझ जाती है कि उस दिन जब उसकी मॉम पानी में गिरी थी तो वो कैसे संची को मारने की कोशिश कर रही थी, यानी कि उसके डैड का कोई हाथ नहीं था उसकी मॉम को मारने में। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि रूबी किसी तरह अपने आप को छुड़वा कर बाहर आता है और वैली को पानी में देखकर उसे पानी से निकाल लेता है। वैली के हाथ में एक बच्चा होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ये वही संची था जो कि अब पानी में रह रहकर इतना सा रह गया था। थोड़ी देर बाद वो पानी में घुल कर वहीं पानी में मिल जाता है। अब हमें काफी सालों बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैली अपने बेटे के साथ खेल रही है। उसका हाथ भी जोड़ दिया जाता है और उसके बेटे को दिखाया जाता है कि उसके मुंह पे एक छोटा सा बग है। इसी सवाल के साथ कि संची अभी भी मरा है या नहीं, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।